हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे करंट अफेयर के न्यूज़ के बारे में जो इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ऑनररी अवार्ड दिया गया है, जो वहाँ की सबसे हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड है वो मिला है। और ये क्रिएट किया गया हिस्ट्री की वर्ल्ड में कोई और ऐसा लीडर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंडियन या फिर कह सकते हो फर्स्ट ग्लोबल लीडर बने हुए हैं जो ये टाइटल या फिर ऑनररी अवार्ड मिला है इनको इजराइल के द्वारा। ठीक है ना। अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया से कौन, तो इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब जो हैं वो विजिट किए हैं इजराइल के दौरे पे। ठीक है ना, इजराइल गए हैं और ये इंडिया की तरफ से दूसरी बार ये दौरा है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा कि पीएम मोदी साहब ये दूसरी विजिट किए हैं। कहाँ के लिए? इजराइल के लिए। पहला उन्होंने 2017 में किया था, फर्स्ट उन्होंने 2017 में किया था और ये जो सेकंड है ना जो अभी हुआ है, ठीक है ना, 2026 में, फरवरी 2026 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 25 फरवरी और 26 फरवरी को ये जो सेकंड विजिट है, ये जो सेकंड विजिट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ के पार्लियामेंट कह दो या फिर यहाँ के सदन कह दो, केनेसेट जिसका नाम है या फिर केनेसेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है, केनेसेट को एड्रेस किया है। केनेसेट यहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्गन है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है जहाँ पर लेजिस्लेटिव कार्य होते हैं। ठीक है ना, इस बात को चलिए आते हैं। यही अपना फोटो है और यहाँ पर देखिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स द स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल इन जेरूसलम। ठीक है ना, ये इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, he received the speaker of the Knesset medal after addressing the Israeli parliament। जी हाँ बच्चों, इजरायली पार्लियामेंट जो केनेसेट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, और ये फर्स्ट ग्लोबल लीडर बन गए टू गेट इजरायली टॉप पार्लियामेंट्री ऑनर। ठीक है, तो ये तीन की फिगर्स, की पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के फैक्चुअल क्वेश्चन में काफी हद तक इंपॉर्टेंस रखता। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम लोग बात करें कि इस समिट, इस विजिट्स में से फ़ायदा क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल जो है इंडिया का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उस पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। और किस किस एरिया में कोऑपरेशन को और बढ़ाया जाएगा, तो डिफेंस में तो बनाया ही जा रहा है, सिक्योरिटी में तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन और स्ट्रॉन्ग्स होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी का हब है। ठीक है ना, तो वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए। थर्ड, साइबर सिक्योरिटी एंड एज वेल एज इनोवेशन। और लास्ट है अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इन सब सेक्टर्स में, इन सब एरिया में कोऑपरेशन को बढ़ाना का उद्देश्य से ये सेकंड विजिट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है ना, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है पूरे जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है ना, आपको पता है ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस से भी स्टार्ट किया है डील करने को, ईयू से हम लोग कर चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इजराइल से अब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन को स्टार्ट कर दिए हैं, दैट इज अंडर वे, मतलब कि प्रोसेस में। ठीक है, तो ये टू की चीजें आपको याद रखनी होगी जो इस विजिट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है इजराइल का। मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में और बहुत सारे एग्जामों में लोकेशन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो लोकेशन भी देखना। तो ये अपना इजराइल का पोर्शन है जो व्हाइट वाला पोर्शन है। ठीक है ना, तो इसका अगर ज्योग्राफी देखोगे तो इसकी ज्योग्राफी देख लो। इसके नॉर्थ में कौन है, तो इसके नॉर्थ में लेबनान है। ठीक है ना, नॉर्थ में कौन है, तो इसके नॉर्थ में लेबनान है। नॉर्थ वाला पार्ट कौन है, तो लेबनान है। यह देखो, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट सीरिया है। ठीक है, अगर ईस्ट की बात करते हो तो डेड सी है और ऐसे ये जॉर्डन कंट्री है। ठीक है ना, इसके साउथ जो है ये यहाँ पर जो है ये रेड सी को टच करता है। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये किसको टच करता है, रेड सी को टच करता है। किसको टच करता है, रेड सी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। वेस्ट में इसके कौन है, तो मेडिटेरेनियन सी है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। लेवांत रीजन के नाम से जाना जाता है, एक बार यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। लेवांत, LEVANT, लेवांट रीजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, वेस्ट एशिया के लेवांत रीजन, वेस्ट एशिया में। ठीक है, ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। साउथ में रेड सी, नॉर्थ में लेबनान, ईस्ट में डेड सी या फिर जॉर्डन और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। साउथ वेस्ट
वेस्ट में एक और कंट्री है, इसको याद रखना, इजिप्ट। किसमें? साउथ वेस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में याद रखना कौन है? सीरिया। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? सीरिया है। तो ये अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार लिखा हुआ है साउदर्न लेवनेंथ रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इसका पोजीशन है, ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस की अगर बात करेंगे तो इजराइल ऑफिशियली मई 1948 में इंडिपेंडेंट रीजन, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर के आया, ठीक है। इसकी पॉलिटी की बात करोगे तो इसकी पॉलिटी कैसी है? तो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। देखो जरा सा इस शब्द को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। क्लास 11th एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें भी इसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसका हिब्रू है। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। देखिए कहता क्या है? कहता है कि इजराइल का किस तरह का सिस्टम है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ यूनिवर्सल सफ्रेज है। चलो बात करते हैं ये क्या कहता है। तो अगर बात करते हैं इसका, तो अगर बात करोगे इजराइल की पॉलिटी की, तो इजराइल के पॉलिटी और इंडिया के पॉलिटी को कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा जो कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। जब हम लोग इंडिया के पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, और एक तरफ इजराइल की पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉमनैलिटी देखो क्या है। इंडिया किस तरह का कंट्री है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इंडिपेंडेंट है और हम लोगों ने डेमोक्रेसी को अपना पॉलिटिकल रूट समझा, बनाया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, पहला ये। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनी वो कैसी बनी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने फॉलो किया। किस तरह के गवर्नमेंट को फॉलो किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने फॉलो किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म को हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर है, और इस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में हम लोग बाई कैमरलिज्म को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? बाई कैमरलिज्म को फॉलो करते हैं। बाई कैमरलिज्म का हिंदी होता है दुई सदनवाद, बाइकैमरलिज्म। और इस बाइकैमरलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इस बाइकैमरलिज्म में जो दो सदन है, उस दो सदन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस दो सदन को हम लोग जानते हैं, एक तो अपना लोकसभा है और दूसरा अपना कौन है बच्चे? दूसरा अपना राज्यसभा है। एक लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है इंग्लिश में, उसको जनरली हम लोग लोकसभा से भी डिनोट कर देते हैं इंग्लिश में। और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, जो बाइकैमरलिज्म द्विसदनवाद है, जिसमें दो सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और ये जो पार्लियामेंट है हमारा, वो साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट को भी कंप्राइज करता है, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर अपने पास हम लोग समझते क्या है कि जब हम लोग इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं और इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो पोस्ट है, एक है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ बच्चों, तो ये दो अलग अलग पोस्ट है। जब हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो वो कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट साहब के हाथ में है या फिर प्रेसिडेंट के पद के लिए है। सेकंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि अपने इंडिया में हम लोग देख रहे हैं। अब इसी मॉडल को जब हम लोग इजराइल की तरफ देखते हैं ना, तो देखो जरा सा इजराइल की तरफ देखोगे तो क्या दिखेगा। जब इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल में भी क्या किया गया? देखा गया कि इजराइल भी भैया इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म को सेटअप करता है। किसको सेटअप करता है? डेमोक्रेसी को सेटअप करता है। इस डेमोक्रेसी में क्या उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है? तो याद रखना कि इजराइल की जब हम लोग बात करते हैं तो इजराइल हैज नो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनके पास, ठीक है। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इनका कोडिफाइड नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक यहाँ पर ये डिसिमिलैरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? द बेसिक लॉज को क्या कर चुके हैं? एक्सेप्ट कर चुके हैं। द बेसिक लॉज जो उनके केनेसेट के द्वारा और उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है या फिर एड ऑन किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आप
पढ़ सकते हैं, ऐसे इतना इनफ है इसके लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी डेमोक्रेसी जो है, तो इन्होंने भी किस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया, तो जी हाँ, इन लोगों ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उन्होंने फॉलो किया ना, उसमें उन्होंने यूनिकैमरलिज्म या फिर यूनिटरी जो हम लोग सब देखे थे, वो यूनिटरी है और वही उसका केनेसेट है। मतलब कि उनके पास एक हाउस है और वो उसका केनेसेट है, और इस केनेसेट के जो हेड है ना, उसको क्या कहा जाता है, उनको स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? उनको स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। सेम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं जब इंडिया के केस में, तो वो प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से इजराइल के भी जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कौन होते हैं? वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहां पर इंडिया में कौन है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है। उसी तरीके से वहां भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? तो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो पॉलिटी सिमिलर है। बस एक चीज का और याद रखिएगा, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हम लोग इलेक्शन के जो मोड है उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इलेक्शन का मोड है, उस इलेक्शन के मोड के माध्यम को हम लोग किस मेथड से यूज करते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस माध्यम से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक दूसरा डिफरेंस है, बाकी सब चीज ऑलमोस्ट सेम है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का लैकिंग है, उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा कि वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप एनसीईआरटी क्लास 11 के कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ते हैं, तो वहां पर जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, तो वहीं पर आपको यह देखने को मिलता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि द वोट शेयर का जो परसेंटेज उनको इलेक्शन में मिलेगा, जनरल इलेक्शन में, एट द सेम टाइम वही परसेंटेज ऑफ सीट्स उनको एलोकेट होंगे उनके पार्लियामेंट में। जैसे कि केनेसेट की अगर बात करोगे, तो केनेसेट का जो स्ट्रेंथ है वहां का, वो 120 मेंबर्स का है। कितने मेंबर्स का है? 120 मेंबर्स का है। और ये जो 120 मेंबर्स का है जो सीट है ना, सीट का जो स्ट्रेंथ है, ये डिपेंड करता है कि पार्टी कितना परसेंटेज वोट शेयर सिक्योर किया है, उसी रेशियो में उनको सीट भी एलोकेट मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 20% टोटल वोट का 20% कोई पार्टी ए है जो सिक्योर करती है, तो 20% ऑफ द सीट, मतलब कि 12 दूना 24 सीट उस पार्टी को मिलेगी, ठीक है। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बढ़िया। देखिए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात हुई, तो इन्होंने शुरुआत में सोचा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, और उसके लिए एक डेडलाइन बनाया कि अक्टूबर 1949 तक हम लोग क्या करेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्टर्स के कारण से उनके लीडर्स ने इसको क्या कर दिया? डिले कर दिया, और धीरे धीरे करके अभी तक है कि इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को याद रखना है, वो याद रखना है, ये जो अभी जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे उसको कहा जाता है हेरारी रिजोल्यूशन। क्या है नाम? हेरारी रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन था कि इजराइल को क्या करना है, कि ये रिजोल्यूशन इजराइल को गाइड करेगी उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, स्पेसिफिकली मतलब कि लॉ बाय लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में मदद करेगा, ठीक है ना। दिस रेजोल्यूशन हैज बीन गाइडिंग इजराइल टू बिल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय लॉ। बाय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, और कैसे बनाना है? लॉ बाय लॉ बनाना है। मतलब कि जैसे कि हम लोग एक बार में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल करके एक्सेप्ट कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, उस तरीके से नहीं, स्पेसिफिक पार्ट्स को कंपार्ट में, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो यहां से आपके एग्जामिनेशन के लिए हेरारी रिजोल्यूशन, जो आप लोग कह सकते हो कि टर्म्स इन न्यूज या फिर स्पेसिफिक टर्म्स जो एग्जाम में आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बना जा सकता है, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है वो, ठीक है। द बेसिक लॉ ऑफ इजराइल फंक्शन एज द अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है पूरे लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, लेकिन यहां पर क्या करता है? द बेसिक लॉ जो है, ये बेसिक लॉ उसको क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, ठीक है ना। और दिस डिफाइन इजराइल एज ए जूइश एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। और जो जूइश और डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में किसको डिफाइन करता है? इजराइल को डिफाइन करता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। इनका कोई ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन ये जो इन्होंने जूइश और डेमोक्रेटिक स्टेट शब्द को प्रयोग किया है ना, ये दिखाता है कि उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किससे? जुडाइज्म से, ठीक है ना, जुडाइज्म से। ये याद रखना है,
ये एक की टर्म्स होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें किए। 3 इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि देखिए क्या कि इजराइल के जो स्टेट हैं उनको 6 डिवीजन किए गए हैं, 6 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता है, महौत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महौत कहा जाता है। जैसे कि पहला सेंटर, दूसरा हाइफा, तीसरा जेरूसलम, चौथा नॉर्थ, पश्चिमा साउथ एंड सिक्स्थ टेल अवीव, टेल अवीव, ठीक है ना। और कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं अभी के करंट के लिए, कि जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि उनका हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, पीएम होता है, और वो कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है। वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो आइजैक हरजॉग है, ठीक है। स्पीकर, जी हाँ बच्चे, केनेसेट के स्पीकर जो है वो उनका नाम है आमिर ओहाना। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इजराइल के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उनका नाम है याजेक एमिट, ठीक है ना। ये 4 नाम याद रखना जो भी कि आपके सब्सिडरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और इस बात को याद रखना कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसको याद रखिएगा कि ये एक रिपब्लिक है, ठीक है ना, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना। और ये एक रिपब्लिक की तरह काम करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एज वेल एज इजराइल के पॉलिटी में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसका हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। साथ ही साथ करंट अफेयर के न्यूज़ में है तो ये अपने आप में हाईली इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। बस की फैक्ट्स को, की टर्म्स को आप लोग अपने दिमाग में और कंसेप्चुअली समझ के रखेंगे ताकि एग्जाम में अगर ट्विस्ट एंड टर्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।